हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे वर्किंग टूल्स की या वर्क टूल्स की। पहली बात, बॉडी अपने आप में खुद एक वर्किंग टूल्स है। बॉडी पार्ट्स भी अपने आप में वर्किंग टूल्स हैं। इसीलिए प्रथम तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ये बॉडी और ये बॉडी पार्ट्स एक नेचुरल वर्किंग टूल्स हैं। इसलिए इनकी केयर, इनकी हेल्थ और इनके लिए आवश्यक पोषण उपलब्ध कराना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तथा इनकी डैमेज से रक्षा करना या इनकी पर्याप्त उचित देखभाल करना भी हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। न केवल नैतिक बल्कि ये हमको करना भी चाहिए। एक चीज़, दूसरी चीज़ आती है कि जो मानव निर्मित या मानव विकसित जो बॉडी हैं या उनके पार्ट्स ये भी वर्किंग टूल्स हैं इनकी भी केयर करना, देखभाल करना और इन पर होने वाले उचित इन्वेस्टमेंट को करना, ये भी हमारी दायित्व है। चाहे कह लीजिएगा यह नैतिक दायित्व या ये कह लीजिएगा आवश्यक दायित्व। अब यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है, दो सवाल उठते हैं। एक सवाल इस बात का उठता है कि नया हम ऐड करें या फिर हम रिपेयरिंग करें अर्थात सवाल इस बात का भी उठता है कि पहले तो नेचुरल बॉडी अर्थात एक ह्यूमन बॉडी पहले डेवलप होती है, उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, उसके फंक्शंस डेवलप होते हैं तो और इस तरीके से यदि ये कहा जाए कि पूरी बॉडी पार्ट्स को मुख्य रूप से दो वर्किंग टूल्स में बांट दिया गया है अर्थात माइंड अलग है, अदर्स बॉडी पार्ट्स अलग हैं। अदर्स बॉडी पार्ट्स भी दो श्रेणियों में बांट दिए गए, जैसे कि 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये इन्फॉर्मेशन देती हैं, ये डाटा देती हैं तथा इसके अलावा अन्य कर्मेंद्रियां जैसे कि मान लिया हाथ हैं, पैर हैं, अन्य बॉडी पार्ट्स, ये कर्मेंद्रियां। तो अब यहाँ पर ये तो एक वर्किंग टूल्स है, यह एक वर्किंग टूल्स हैं, बल्कि ये कहिएगा ये टूल्स न केवल वर्किंग टूल्स लाइफ के भी टूल्स हैं। इसके अलावा कुछ अदर्स टूल्स में मनोनिर्मित ये विकसित है, इसके अलावा टाइम है, मतलब अदर्स कंडीशंस आती हैं अर्थात किससे कार्य करना है, क्या कार्य करना है, कहाँ पर करना है, क्यों कार्य करना है अर्थात यहाँ पर हम एक वर्कर की स्टडी कर रहे हैं अर्थात वर्कर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है, कुछ एनालिसिस की जा चुके हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की जा चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद अब वर्किंग टूल्स या वर्किंग पॉलिसी ये सब चीज़ें क्या है, या वर्किंग बॉडी के बारे में थोड़ा सा बताया जा चुका है। अब वर्क बॉडी क्या है, क्या हम, ये भी सवाल उठता है कि हम कितने % वर्कर हैं या हम किस प्रकार के वर्कर हैं या केवल हमारी एक्टिविटी सिर्फ क्रियाओं तक ही सीमित है। अर्थात एक चीज़ और भी आती है कि वर्क से वर्क का निर्माण होता है, लेकिन वर्क में शाइनिंग
क्रियाओं से आती हैं, और संभवतः इम्प्रेशंस, प्रभावशीलता इमोशंस से आती है, या ये कह लीजिए अदाओं से, भावनाओं से, इन सब चीज़ों से एक विशेष इफेक्ट क्रिएट होता है, विशेष इफेक्ट क्रिएट होता है, या विशेष एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, विशेष एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। अर्थात यहाँ पर हम उन चीज़ों को एक कंपल्सरी वर्क, एक कंपल्सरी वर्क जिसको हम न्यूनतम वर्क कहते हैं, दूसरा होता है कि कंफर्टेबल वर्क, कंफर्टेबल वर्क, तीसरी चीज़ होती है लग्जरी वर्क। अर्थात हम दूसरे को अपने वर्क के द्वारा किस प्रकार की हम फीलिंग्स देते हैं, किस प्रकार की फीलिंग्स देते हैं, अर्थात कंपल्सरी फीलिंग देते हैं, अर्थात जो उसको चाहिए, जो उसको चाहिए या मिनिमम तौर पर हम उसको दे पाते हैं। क्या हम उसको मिनिमम तौर पर दे पाते हैं, जिससे उसको ये लगता है कि ठीक है, जो हमने पेमेंट किया है, जो हमने पेमेंट किया है, उस पेमेंट के अनुसार हमको ये वर्क मिला। दूसरी चीज़ आते हैं कंफर्टेबल, अर्थात उसको आराम महसूस होता है कि हाँ, जो उसने दिया है उसके बदले में उसको बेहतर वर्क मिला है, या बेहतर उसको रिटर्न मिला है। तीसरा होता है कि लग्जरी वर्क, लग्जरी वर्क अर्थात उसको एक जो दिया है उसने, उसके बदले में उसको एक सरप्राइजिंग इफेक्ट या एक्सपीरियंस उसको मिलता है, उसको उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिलता है, उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिलता है। तो ये चीज़ें 3 लेवल पर आती हैं कि वर्क को कंप्लीट करना, क्रियाओं के द्वारा उसमें साइनिंग को ऐड करना, तथा मतलब अदाओं, भावनाओं, इमोशंस के द्वारा उसमें स्पेशल इफ़ेक्ट को क्रिएट करना, स्पेशल इफ़ेक्ट को क्रिएट करना। इससे वर्क की वैल्यू बढ़ती है, वर्क की प्रभावशीलता बढ़ती है, उसकी उपयोगिता बढ़ती है, परिणाम उस वर्क से प्राप्त होने वाला रिटर्न भी ग्रो करता है, रिटर्न भी ग्रो करता है। अर्थात कभी कभी ये भी होता है कि हम जो मिनिमम है, अर्थात जो कंपल्सरी है, वह भी हम नहीं दे पाते हैं, वह भी हम नहीं दे पाते हैं, तो वह हमारा वर्क के तौर पर फेलियर आता है, वह वर्क के तौर पर हमारा फेलियर आता है। या ये भी कह लीजिएगा अपेक्षाओं पर, अर्थात कस्टमर की अपेक्षाओं पर हम मिनिमम तौर पर खरा उतरते हैं, या मिनिमम तौर पर भी खरा नहीं उतर पाते हैं, या फिर हम वहीं से कंपल्सरी लेवल पर खरा उतरते हैं, या कंफर्टेबल लेवल पर खरा उतरते हैं, या फिर लग्जरी लेवल पर हम खरा उतरते हैं। किस लेवल पर हम खरा उतर रहे हैं, अर्थात अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि हम वर्क के प्रति हम कितने समर्पित हैं, वर्क के प्रति हम कितने समर्पित हैं, या वर्क को किस लेवल पर हम डील करते हैं, या वर्क को हम कितना टाइम देते हैं, वर्क को कितना हम टाइम देते हैं, या मान लिया हमारा जो डिवाइडेशन है, हमारा जो डिवाइडेशंस है वह किस प्रकार का है, अर्थात प्रोफेशनल वर्क में या नॉन प्रोफेशनल वर्क में किस प्रकार का डिवाइडेशंस है, अर्थात हमारा पूरा का पूरा वर्किंग समीकरण कैसा है, वर्किंग स्ट्रक्चर कैसा है, हम जो अपना पूरा समय देते हैं, अर्थात एक टाइम की जो यूनिट होती है, वर्क की स्टडी एक टाइम की एक यूनिट में की जाती है, एक टाइम की यूनिट में की जाती है। तो टाइम की यूनिट में हमारा वर्किंग स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, जिस प्रकार का हमारा वर्किंग स्ट्रक्चर है, संभवतः हम उसी प्रकार की वर्किंग डिलीवर कर पाएंगे, वर्क को लेकर के हमारी थिंकिंग क्या है, या वर्क को लेकर के हमारा ड्रीम क्या है,
वर्क को लेकर के हमारा टारगेट क्या है। तो इन चीज़ों पर वर्क की क्वालिटी डिपेंड करती है। इन चीज़ों पर वर्क की क्वालिटी डिपेंड करती है। यह मान लिया, क्या हमारा वर्क पर पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है, ध्यान है, क्या हम वर्क के प्रति एकाग्र हैं। तो अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार वर्क के प्रति कितना, कब, कैसे एकाग्र होना चाहिए और उसका क्या परिणाम होता है। अर्थात यहाँ पर विभिन्न तरीके के वर्कर के बारे में हमने विश्लेषण किया है। बहुत सारी या कई सारी वर्किंग लेवल्स पर वर्कर के बारे में हमने विश्लेषण किया है। अब एक अन्य विश्लेषण में ये बात आती है कि यदि हमारे टूल्स डैमेज वाले हैं, कहने का अर्थ यह बनता है कि वर्क को हमने अपने कंट्रोल में कब लेना शुरू किया है। क्या हम वर्किंग एक्सपर्ट हैं? हाँ, ये हो सकता है कि हम किसी कार्य को करते करते हम उस कार्य को करने में एक्सपर्ट हो जाएं, अर्थात हमसे ही गलतियाँ कम हों या हम एक फ्रेशर से बेहतर कार्य कर सकें। लेकिन क्या हम उस वर्क के बारे में वर्किंग एक्सपर्ट तो हैं, लेकिन क्या उस वर्क के बारे में हम इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं, तथा क्या उस वर्क के बारे में हम कॉमर्शियल रूप में भी एक्सपर्ट हैं? यदि मान लिया, ये तो एक प्रोफेशनल वर्क की बात आती है। यदि हम नॉन प्रोफेशनल वर्क की बात करें तो नॉन प्रोफेशनल वर्क में एक्सचेंज ऑफर चलता है। तो एक्सचेंज ऑफर में हमारा इन्वेस्टमेंट किस प्रकार का है, या फिर यह वर्क को लेकर के वर्क भी अपने आप में एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, या क्रियाओं या इमोशंस के रूप में भी यह एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जो कहीं पर भी किया जाता है। ये जहाँ पर भी किया जाता है तो वर्क के बारे में इन्वेस्टमेंट तथा क्रियाओं के बारे में इन्वेस्टमेंट, इमोशंस या अदाओं के बारे में इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं ये अदा क्या चीज़ होती है? अर्थात अदा वो विशेष एक्टिंग होती है जो किसी आदमी को या किसी कस्टमर को या सामने वाले को उसके दिल तक छू जाती है। वो इतना अधिक इम्प्रेस्ड हो जाता है कि वो फिर भूल नहीं पाता है। अर्थात वह फिर ये कह लीजिएगा कि वो कई प्रकार से फिर हमारी मदद करने लगता है, एडवर्टाइज़र के रूप में या कस्टमर के रूप में, जो है कि अर्थात कुछ उसको एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पर हम बात ये कर रहे थे कि जब इन वर्किंग टूल्स को लेकर के जो है कि जो वर्क है, सवाल इस बात का उठता है कि कितना वर्क के प्रति हम समर्पित कितना है। यह मान लिया जब हमने वर्क को वर्क के मामले में हम एक्सपर्ट हैं, तो सवाल इस बात का उठता है कि मतलब हम एक्सपर्ट हैं या हम कंफर्टेबल हो गए। लगातार जब हम वर्क को करते रहते हैं तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। क्यों कंफर्टेबल हो जाते हैं? इसलिए कंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि दिमाग में एक सेटिंग बन जाती है। दिमाग को फिर से कोई नया सीखना नहीं पड़ता। वहीं रिपीट होती रहती है। तो हम मान लेते हैं कि हम वर्क के मामले में एक्सपर्ट हो गए हैं। या मान लिया जो समस्याएं हैं, जो रूटीन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मतलब परिवेश है, वो भी सेम टू सेम लगभग रिपीट होता रहता है। तो हमको दिक्कत
नहीं होती हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि उसको हम किस रूप में एक्सपर्ट हुए हैं, कि ठीक है ये तो एक वर्क की कंडीशंस भी हैं। जब आप स्टार्टिंग में कोई वर्क करते हैं तो वो वर्क आपको हार्ड लगता है, धीरे धीरे वो हार्डनेस कम होती चली जाती है, हार्डनेस कम होती चली जाती है, वो कंफर्टेबल जोन में डेवलप होता चला जाता है, कंफर्टेबल जोन में डेवलप होता चला जाता है। जब कंफर्टेबल जोन में डेवलप हो जाए तो फिर उसको इकोनॉमिक जोन में चेंज करना चाहिए। वहाँ पर भी आपको कठिनाई आएगी, लेकिन जब उसमें प्रयत्न आप करेंगे तो धीरे धीरे इकोनॉमिक जोन भी धीरे धीरे आसान हो जाएगा, वो भी कंफर्टेबल जोन में बदलता चला जाएगा। जब वो कंफर्टेबल जोन में बदल जाए तो फिर कॉमर्शियल लेवल पर एंट्री करनी चाहिए। कॉमर्शियल लेवल भी शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते करते वो भी कॉमर्शियल लेवल पर भी ये कंफर्टेबल जोन आ जाएगा। तब स्केल अप करना चाहिए, या तब उसके साथ में नई ट्राई करनी चाहिए। अर्थात सवाल ये भी उठता है कि मेंटल कैपेसिटी के आधार पर अर्थात ये चीज़ें डेवलप होती हैं। अर्थात पहले वर्क को करने में कंफर्टेबल जोन डेवलप करेगा, उसके बाद में फिर इकोनॉमिक सेक्टर में कंफर्टेबल जोन डेवलप कीजिएगा, फिर कॉमर्शियल सेक्टर में कंफर्टेबल जोन डेवलप करिएगा। तो यह एक यदि एक्सपर्ट वाली बात आती है तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हाँ आप एक्सपर्ट हो रहे हैं या एक्सपर्ट बन रहे हैं। तो ये एक समस्या आती है कि हम समर्पित कैसे हैं, ये कितना है। दूसरी बात ये भी आती है जब हम वर्किंग सेक्टर में आते हैं, अर्थात जब हम लिविंग सेक्टर में अर्थात जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद में हमारी क्रियाएं शुरू होती हैं, क्रियाएं शुरू होने के बाद में फिर हमारे कार्य शुरू होते हैं जो कि एक मतलब कहना चाहिएगा नॉन प्रोफेशनल वर्क होते हैं। मतलब यहाँ पर बात हम ये कर रहे थे कि जैसे कि 3 श्रेणियों में वर्क, एक तो होता है प्रोफेशनल वर्क है जिसका एक्सचेंज ऑफर इकोनॉमिक होता है, दूसरा चीज़ होता है कि वर्क टू वर्क एक्सचेंज ऑफर में हम जो वर्क करते हैं उससे या तो हमको इकोनॉमिक रूप में कोई बेनिफिट मिलता है या लॉस मिलता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि वर्क के बदले में वर्क को प्राप्त करना, अर्थात सहयोग के बदले में सहयोग मिलना। लेकिन क्या इस प्रकार के वर्क हैं, क्या इस प्रकार के वर्क हम करते हैं जिससे हमें सहयोग की बजाय असहयोग मिलता है? तो यहाँ एक्सचेंज ऑफर में लॉस है। यदि सहयोग के बदले में असहयोग मिले तो यहाँ वर्क के एक्सचेंज ऑफर में लॉस है। और यदि इकोनॉमिक में यदि लॉस हो रहा है तो इकोनॉमिक लॉस हमको स्पष्टता नज़र आएगा, या कॉमर्शियल वेले पर तो कॉमर्शियल लॉस हमको स्पष्ट नज़र आएगा, अर्थात हमारी सेल घट रही होगी, हमारी इनकम घट रही होगी, हमारा इन्वेस्टमेंट घट रहा होगा, हमारा डेवलपमेंट घट रहा होगा आदि। तीसरी चीज़ आती है कि अर्थात ये इकोनॉमिक सेक्टर में और ये वर्क का एक्सचेंज ऑफर, और एक और भी चीज़ आती है कि जब हम खुद के लिए कोई कार्य करते हैं, अर्थात खुद के मेंटेनेंस के लिए, खुद की संतुष्टि के लिए, हम खुद के मेंटेनेंस के लिए कार्य करते हैं, खुद की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। क्या हम ऐसा कार्य करते हैं? तो लेकिन हम करते हैं, कभी कभी करते हैं, या फिर हम ऐसा कार्य करते हैं जहाँ से हमको कोई रिटर्न ही नहीं मिलता है, जहाँ से हमें अर्थात हमारा टोटल वर्किंग लॉस कहाँ पर हो रहा है। समझना पड़ेगा कि हमारा टोटल वर्किंग लॉस कहाँ पर हो रहा है, अर्थात क्या हम ऐसे कार्य करते हैं जहाँ पर कार्यों को करने से कोई भी हमको रिस्पांस नहीं मिल रहा, कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ आती है कि एक्सचेंज ऑफर में हमको कितना रिटर्न मिल रहा है, क्या ये बेनिफिटेबल अर्थात लाभकारी रिटर्न है, या फिर यहाँ पर भी हम
लॉस में जा रहे हैं, लॉस में भी जा रहे हैं, या इकोनॉमी या कॉमर्शियल लेवल पर हमारा कितना क्या लॉस जा रहा है। तथा जब हम खुद के लिए वर्क करते हैं, खुद के लिए वर्क करते हैं तो वहाँ उसमें हम लॉस में जा रहे हैं या उसमें हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। यदि मान लिया प्रॉफिट में जा रहे हैं तो उस प्रॉफिट का अदर्स यूज़ क्या है कि मान लिया ठीक है, जैसे कि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे हम खुद के लिए करते हैं, अर्थात खुद को खुशी देने के लिए, खुद को संतुष्ट करने के लिए, खुद को आराम देने के लिए, आराम देने के लिए। तो सवाल ये भी उठता है कि ये जो हमें खुशी मिली है, ये जो हमें प्रसन्नता मिली है तो इसका इफ़ेक्ट हमारे वर्क पर बेटर पड़ना चाहिए, इसका इफ़ेक्ट हमारे वर्क पर बेटर पड़ना चाहिए। और यदि इसका इफ़ेक्ट वर्क पर बेटर नहीं पड़ रहा है, वर्क पर बेटर नहीं पड़ रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि जिन तरीक़ों से हमें जो खुशी या प्रसन्नता या संतुष्टि हासिल कर रहे हैं वह बड़ी ही टेम्परेरी है, बड़ी ही अल्पकालिक है, जिसके कारण इसका इफ़ेक्ट हमारे वर्क पर नहीं पड़ रहा है, हमारी वर्किंग कैपेसिटी पर नहीं पड़ रहा है। एक बात आती है। दूसरी बात ये आती है कि जब हम वर्किंग सेक्टर में आते हैं, जब हम वर्किंग सेक्टर में आते हैं, आदमी यहाँ पर कह सकता है, एक स्वार्थी होता है, एक स्वार्थी होता है, अर्थात कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्किंग इन्वेस्टमेंट 3 प्रकार के होते हैं। मेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, दूसरी चीज़ होती है हेल्पिंग या सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट होते हैं, तीसरी चीज़ होती है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट होते हैं, तीसरी चीज़ रिस्की इन्वेस्टमेंट होते हैं, चाहे वह संबंधों में है, चाहे वह समाज में हो, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर्स में हो। जैसे कि मान लिया कि यदि हम कॉमर्शियल लेवल पर हम समझें तो जो हमारा मेन बिजनेस है उसमें जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो या तो हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उस पर जो भी हम टाइम देते हैं वह हमारा एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। दूसरी चीज़ आती है जो हम एडवर्टाइजमेंट पर या अदर्स प्रचार पर हम इन्वेस्ट करते हैं, वह हमारा हेल्पिंग या सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा सपोर्टिंग या हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट है। या हम मतलब अपने संबंधों को डेवलप करते हैं, हम अपने सामाजिक या अदर संबंधों को हम डेवलप करते हैं, तो संबंधों का असर हमारा डायरेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ता है। तो संबंधों को जब हम डेवलप करते हैं, संबंधों को डेवलप करने के लिए चाहे हम समय दें या कार्य दें या हम इन्वेस्टमेंट करें, तो यह हमारा सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट है, यह हमारा सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट है। अब जो रिस्की इन्वेस्टमेंट वो होता है, कभी कभी हम सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ हमारा रिटर्न नहीं मिल पाता है। यह कभी कभी हम ट्रायल के तौर पर भी सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट करते हैं, तथा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी, डायरेक्ट बिजनेस में भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रिटर्न नहीं मिल पाता है क्योंकि संभावनाओं पर आधारित होते हैं। कभी कभी हमारे अनुमान सत्य नहीं निकलते हैं या आदर्श कारण आ जाते हैं, तो यह रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। रिस्की इन्वेस्टमेंट स्वाभाविक बात आगे बढ़ने के लिए होता है, तो यह और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नए संबंधों को बनाने के लिए, संबंधों को डेवलपमेंट के लिए, अर्थात जो कंटिन्यू संबंध है उनको रिपेयरिंग करने के लिए, उनको कंटिन्यू चालू रखने के लिए या नए संबंधों को बनाने के लिए भी हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्की होता है। वही चीज़ वर्तमान बिजनेस को जारी रखने के लिए या चालू रखने के लिए, तथा उस नए बिजनेस को अपने अंडर में लाने के लिए या नए बिजनेस में ट्राई करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यह रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये चीज़ें, तो ये इस प्रकार की मतलब मेन इन्वेस्टमेंट, रिस्की इन्वेस्टमेंट और मतलब सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट, ये वर्क की बात होती है, पैसे के बारे में होती है, साधन संसाधनों, टाइम आदि इत्यादि के बारे में भी होती है। अब यही चीज़ बात आती है कि दूसरे सेक्टर्स में, ये तो आता है कॉमर्शियल या इकोनॉमिक वर्किंग सेक्टर में। अब जो दूसरा है नॉन इकोनॉमिक सेक्टर में समाज है, सोसाइटी है आदि, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर चलता है।
जहाँ पर एक्सचेंज ऑफर चलता है वहाँ पर भी हम मेन इन्वेस्टमेंट करते हैं वर्क का, सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, और तीसरी चीज़ होती है कि जो खुद के लिए हम कार्य करते हैं, अर्थात पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होता है, सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट भी होता है, कभी कभी रिस्की इन्वेस्टमेंट भी होता है, और चूँकि हम दो रूपों में प्रमुखतः एक्टिव होते हैं, मेंटल के तौर पर, दिमाग के तौर पर एक्टिव होते हैं, तथा फुल बॉडी के तौर पर एक्टिव होते हैं। जब दोनों ये कार्य करते हैं, क्रियाएं करते हैं, स्वाभाविक बात है थकान होती है, इनमें भी टूट फूट डैमेज होती है। तो अब ये जो चीज़ें टूट फूट डैमेज होती है, जिसको रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है, तो सवाल इस बात का भी उठता है कि हम रिस्की इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, हमारा मेन इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर हमारा मेन इन्वेस्टमेंट ही रिस्की हो जाए तो क्या हाल होगा, अर्थात मेन इन्वेस्टमेंट फिर सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट, तब उसका कुछ भाग रिस्की इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कार्य को लेकर के, अर्थात हमारा मेन, अब जो मेन बॉडी है तो मेन बॉडी क्या है, मेन बॉडी में भी मेन बॉडी पार्ट्स क्या है, तथा हेल्पिंग बॉडी क्या है और रिस्की बॉडी क्या है, मतलब हेल्पिंग या सपोर्टिंग बॉडी क्या है, रिस्की बॉडी क्या है, या कि कंप्लीमेंट बॉडी क्या है, या कंप्लीमेंट इन्वेस्टमेंट बिजनेस में भी हो सकता है, एक्सचेंज ऑफर में भी हो सकता है, और खुद के लिए भी हो सकता है, आदि ये तमाम सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि मान लिया यह इन्वेस्टमेंट अनबैलेंस्ड है तो स्वाभाविक बात है लुढ़केगा, इधर उधर दाएं बाएं भागेगा, पलटेगा, आदि कई सारे व्यवधान आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी गौर करने वाली बात है, अर्थात कुल मिलाकर के यहाँ पर हम वर्किंग माइंडसेट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहाँ से हमको एनर्जी नहीं मिल पा रही, कहाँ पर एनर्जी सोखी जा रही है, अर्थात कहाँ पर हमारी टूट फूट हो चुकी है, कहाँ से हमें लॉस हो रहा है। इसलिए यह एक व्यापक विश्लेषण आपके समक्ष रखने का प्रयास किया गया। नमस्कार, धन्यवाद।